हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉग ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। माय नेम इज़ लकी झा। स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे मेल गैमेटोफाइट के बारे में कि किस प्रकार जो है वो एक माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ा था, लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ा। फिर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से जो माइक्रोस्पोर बने थे उसका किस प्रकार डेवलपमेंट होता है और वो एक पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमने जो पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसमें पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। टेट्राड पढ़े हमने कि माइक्रोस्पोर टेट्राड किस प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु और पोलन ग्रेन दोनों है तो एक ही स्ट्रक्चर, बस जो पोलन ग्रेन है ना वो माइक्रोस्पोर का ही डेवलप फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो दोनों यहाँ पर इस चैप्टर में बस एक छोटी सी ही आपको प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज आप ध्यान लगाए तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो यही सिर्फ कि एक चीज के लिए दो नाम दिए गए, ठीक है, एक चीज के लिए दो नाम। जैसे आज पोलन ग्रेन है तो पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं उसको। बस माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन में हल्का सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा उसका डेवलप फॉर्म ही पोलन ग्रेन कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो लास्ट हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बना। अब वापस एक बार एक चीज को रिकॉल करते हैं। देखिए, जो पोलन ग्रेन होता है और माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर में डिफरेंस ये आता है कि जैसे माइक्रोस्पोर के अंदर तो आपको सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। जबकि पोलन ग्रेन के अंदर जो है वो डेवलप हो जाते हैं और यही न्यूक्लियस जो है वो दो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस बना लेता है, ठीक है। देखिए, एक बात को अच्छे से समझिएगा, माइक्रोस्पोर है, इसका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो इसके विकास में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। सबसे पहली बात तो इसके ऊपर एक्साइन और इंटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो पोलन ग्रेन की होती है, पोलन ग्रेन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसे कहते हैं एक्साइन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। दिस इज एक्साइन, बाह्य चोल। एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। ध्यान रखना, स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है इस अर्थ का, ठीक है ना। तो प्लांट्स में बात की जाए तो सबसे हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अभी तक खोजा गया है वो है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो ये जो स्पोरोपोलेनिन है इसी से मिलकर एक्साइन बनती है। देखिए, एक बात समझिएगा, जो एक्साइन है वो पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करती है कि जो पराग कणों का निर्माण हो रहा है उसको सुरक्षा देने का काम करेंगी। कोई भी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो तो उसका जो प्राइम फंक्शन होता है वो हमेशा प्रोटेक्शन का होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्साइन प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब देखिए, एक्साइन जो है ना ये भी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक्साइन जो है ये बेसिकली इसकी 3 लेयर्स पाई जाती है। फर्स्ट इज टेक्टम, बैक्यूलम एंड फुट लेयर, ठीक है। एक्साइन जो होती है ये आपको 3 लेयर से देखने को मिलती है, टेक्टम, बैक्यूलम एंड फुट लेयर। आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की बात करें, केवल एक्साइन की ही बात चल रही है। तो देखिए, ये जो आप मैं देख रहा हूँ डिजाइनिंग पार्ट जो बनाया है, ये जो आप स्पोरोपोलेनिन देख रहे हैं, है ना, पहले भी बात कर चुके हैं। स्पोरोपोलेनिन जो मैटर है इसका जो डिजाइनिंग पार्ट है, या आप क्या दो, एक्साइन का आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो टेक्टम से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। किससे बनाता है, टेक्टम से। उसके नीचे बैक्यूलम लेयर पाई जाती है एंड देन फिर फुट लेयर पाई जाती है। तो एक्साइन बेसिकली 3 लेयर से, ट्राई लेयर्ड होती है, ध्यान रखना, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है आपके टेक्टम, बैक्यूलम एंड फुट लेयर। काम इनका यही है कि प्रोटेक्शन देगा। अब जैसे इसमें टेक्टम लेयर है, टेक्टम लेयर जो हमने कहा जो स्पोरोपोलेनिन का जो डिजाइनिंग पार्ट है वो टेक्टम का बना है। तो देखिए, स्पोरोपोलेनिन जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज देखिए अब पोलन ग्रेन है, एंथर के अंदर बने, पराग कोश में पराग कणों का निर्माण हुआ, वो बाहर जाकर उनका जर्मिनेशन होगा, ठीक है। एंथर का डाइसेंस जैसे हुआ, पोलन ग्रेन हवा में आ गए, ठीक है ना, एंथर का डाइसेंस हुआ, पोलन ग्रेन बाहर आ गए। अब प्लांट की कोई गारंटी नहीं है कि पोलन ग्रेन को कैसे सुरक्षित रखेंगे, ठीक है ना। अब वो पोलन ग्रेन की खुद की हेडेक है कि वो किस तरह से खुद को सुरक्षित रखता है। तो पोलन ग्रेन कहता है कोई बात नहीं,
हमारे ऊपर स्पोरोपोलिनिन पाया जा रहा है, हम चाहे किसी बैरियर से टकरा जाएं, चाहे हमें हाईली एसिडिक पीएच में आप रख दो, एकदम लो पीएच में डाल दीजिए, एसिडिक कंडीशन में डाल दीजिए, फिर भी नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, कवच है। कौन सा कवच है? स्पोरोपोलिनिन का, ठीक है ना, किसका है? स्पोरोपोलिनिन का। तो चाहे हाई टेम्परेचर हो, चाहे बहुत ज़्यादा जो हाईली ऑस्मोटिक रीजन हो, चाहे हम कहें कि इसके अंदर जो लो, एकदम लो पीएच पर हाईली एसिडिक कंडीशन के अंदर अगर रख दिया जाए इन्हें, तो भी स्पोरोपोलिनिन के कारण पोलन ग्रेन नष्ट नहीं होते। इसी कारण से जो ये देखो, ये है तो एक सेल ही है ना, तो स्पोरोपोलिनिन जो है ना वो इसको प्रोटेक्ट करेगा बहुत सारी एडवर्स कंडीशन से, ठीक है। तो इसीलिए बना होता है, और टेक्टम से बना होगा इसका डिजाइनिंग पार्ट, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एग्जाम में कुछ ऐसे पार्ट देख रहे हो आप, ये 3 जगह मैंने बनाई है। जनरली 3 पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ऐसी 3 जगह होती है जहाँ पर आपको स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट मिलेगा। देखिए एक बात समझिएगा, जो पोलन ग्रेन है ना वो रियलिटी में मेल गैमेट नहीं होता, ठीक है। नर युग्मक जो है वो पोलन ग्रेन नहीं होता। तो इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, वो अपन देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा कि मेल गैमेट इससे बनेंगे, मतलब आगे जाकर पोलन ग्रेन को भी जर्मिनेट होना पड़ेगा, उसका भी डेहिसेंस होगा, ठीक है ना, अंकुरण होगा, स्फुटन होगा, डेहिसेंस। तो डेहिसेंस होने के लिए कोई जगह पतली तो होनी चाहिए। जैसे एंथर में हमने स्ट्रोमियम देखा था कि जहाँ पर जो है ना अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन कम था, तो वहाँ से एंथर का डेहिसेंस हुआ था, स्ट्रोमियम। सब बात करके आए हैं पिछले लेक्चर से। आपको इस चैप्टर को समझने के लिए कंटिन्यू देखना पड़ेगा इस चैप्टर को, तो पीछे के लेक्चर्स मिस ना करें। जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो पीछे के लेक्चर्स को ज़रूर रेफर कीजिए, बिकॉज उसके बिना आगे का चैप्टर समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन जो है वो एग्जाइन पर कुछ जगह पर एब्सेंट होता है, और ये वही जगह है जहाँ से पोलन ग्रेन का डेहिसेंस होगा या जर्मिनेशन होगा, ठीक है। इन जगहों को कहते हैं अपन जर्म पोर। तो ये जगह जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पतली, तो थिन होती है, जनन छिद्र कहते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं इसे जनन छिद्र, ठीक है, जनन छिद्र कहते हैं। देखिए ये जो जर्म पोर है ना, ये अलग अलग प्लांट्स में आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये या तो आपको ये जो जर्म पोर है आपको सर्कुलर देखने को मिल सकते हैं, राउंड एकदम गोल देखने को मिल सकते हैं। अगर इनका स्पेरिकल स्ट्रक्चर पाई जा रही है तब अपन इन्हें कहते हैं पोरेट। क्या कहेंगे? पोरेट टाइप ऑफ जर्म स्पोर, पोरेट जर्म स्पोर, ठीक है, गोलाकार, गोलाकार जनन छिद्र। अगर ये आपको दरार रूपी दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस तरीके से एकदम खांच नजर आ रही है, फुरो, ठीक है ना, आपको क्या नजर आएगी? अगर एक फुरो नजर आती है, खांच जैसी नजर आती है, तब इसे कहते हैं अपन कोलपेट, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे? कोलपेट। तो कोलपेट टाइप ऑफ जो जर्म पोर होते हैं वो क्या है? दरार रूपी, ठीक है ना, फुरो पाई जाती है, दरार वैसे पाई जाएंगी, ठीक है ना। द्विबीजपत्री में डाइकोट्स के अंदर जनरली जो है ना वो आपको दरार रूपी ही मिलेंगे, ध्यान रखना। डाइकोट्स के अंदर द्विबीजपत्री पादपों में आपको जनरली जर्म पोर दिखाई भी 3 देते हैं। जैसे कि कैप्सेला की बात करें तो कैप्सेला के अंदर जो है ना वो ट्राइकोलपेट पाई जाती है स्ट्रक्चर। कैसी होती है? ट्राइकोलपेट। तो दरार रूपी होते हैं और साथ ही साथ में 3 पाए जाते हैं। तो कैप्सेला जिसको टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहा जाता है उनमें आपको ट्राइकोलपेट कंडीशन मिलती है, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो डाइकोट्स के अंदर आपको पोरेट भी मिल सकते हैं और कोलपेट भी मिल सकते हैं, लेकिन जो मोनोकॉट्स हैं, ठीक है ना, जो एक बीजपत्री पादप है, एक बीजपत्री में क्या होगा कि सेंटर में केवल एक आपको एक सेंटर में एक खांच मिलेगी, एक फुरो देखने को मिलेगी। इसको हम कहते हैं जर्माइनल फुरो, ठीक है ना, क्या कहते हैं? जर्माइनल फुरो, जननिक खांच, ठीक है, जननिक खांच का निर्माण होता है यहाँ पर जर्माइनल फुरो। क्योंकि मोनोकॉट्स जो है ना, नाम ही एक है, याद रख लीजिएगा कि मोनोकॉट एक बीजपत्री, तो इसमें जो डेहिसेंस के लिए जो जगह पाई जाएगी वो एक सिंगल फुरो होगी, उसको अपन जर्माइनल फुरो कहते हैं। जबकि डाइकोट्स में आपको ये दोनों कंडीशन मिल सकती है। कैप्सेला में ट्राइकोलपेट होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जर्म पोर कौन सी जगह है? जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, जो जगह पतली रह जाएगी ताकि डेहिसेंस हो सके, ठीक है, क्लियर हो जाएगी बात। अब नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पर इस तरह से कोई स्पोरोपोलेनिन नहीं थी, है ना, ये माइक्रोस्पोर है, लघु बीजाणु है। तो माइक्रोस्पोर और इसमें पोलन ग्रेन में एक डिफरेंस तो आ गया हमारे पास, पोलन ग्रेन, ठीक है, परागकण, ये हो गया। दूसरा अंतर देखिएगा, दूसरा देखिए इसमें क्या होगा कि अंदर की एक लेयर और डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं इंटाइन, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, इंटाइन। ये इंटरनल स्ट्रक्चर और डेवलप हो जाती है, इसे कहते हैं इंटाइन। देखिए ये जो इंटाइन होगी ना, इंटाइन जो होगी ये आपके पैक्टिन एंड सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है, किससे बनी होगी, पैक्टिन एंड सेल्यूलोज से। अच्छे से समझिएगा। देखिए कुछ जगहों पर मैं इस इंटाइन को थोड़ा सा थिक बना रही हूं। तो देखिए इंटाइन जो है, ठीक है ना, इनर लेयर होती है इंटाइन, अंतःचोल। अब इनके अंदर जो है ये आपको पैक्टिन एंड सेलुलोज से देखने को मिलकर बनी होगी, ठीक है, पैक्टोसेलुलोज अपन जिसको कहते हैं। तो पैक्टोसेलुलोज, लेकिन ध्यान रखना इंटाइन की जो जर्म पोर वाली जगह है, ठीक है ना, जो जर्म पोर के सामने वाली जो इंटाइन होती है उसमें सेलुलोज का डिपोजिशन कम हो जाता है। जैसे एंडोथीसियम में बात की थी, स्ट्रोमियम, सब याद है आप लोगों को, ठीक है, स्ट्रोमियम जो बात की थी जहां सेलुलोज का डिपोजिशन कम होगा तो उस जगह पर जगह पतली रह जाएगी। तो हम अभी पढ़ कर आए हैं भाई जर्म पोर को तो जगह को थिन होना पड़ेगा। तो इंटाइन में जो है क्या होता है, सेलुलोज का डिपोजिशन जो है वो कम पाया जाता है, इस कारण से ये जगह भी पतली हो जाती है। और ताकि जर्म पोर वाली जगह से सपोज करो कि ये जर्म पोर है, ठीक है ना, अब यहाँ से डेहिसेंस हो गया, डेहिसेंस हो गया तो इंटाइन भी इस जगह से तुरंत रप्चर हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना कि इंटाइन क्या करेगी, जैसे ही जर्मिनेशन होगा ना पोलन ग्रेन का, तो ये इंटाइन पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी, ठीक है, ये पूरी की पूरी इंटाइन ना एक तरह के सिंगल लेयर के फॉर्म में जो है एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। मतलब इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है, जितना भी पदार्थ है वो सारा इस ट्यूब में चला जाएगा, चाहे जो भी न्यूक्लियस हो, चाहे साइटोप्लाज्म हो, तो है ना, जो भी कुछ है इसमें वो सब कुछ इस ट्यूब के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से समझिएगा बात को। देखो ये स्टिग्मा हो गई, ठीक है, ये अपने कार्पल है, कार्पल के अंदर ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो अपने स्टिग्मा कहला गया, ठीक। यहाँ पर पोलन ग्रेन आया, जर्मिनेट हुआ, तो जो इंटाइन है ना वो इंटाइन क्या करेगी कि एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी और इस तरीके से स्टाइल के अंदर एंटर कर जाएगी। दिस इज ट्यूब, ठीक है, इसको अपन कहते हैं पोलन ट्यूब। आगे पढ़ेंगे वैसे अपन इसमें, तो ध्यान रखिएगा पोलन ट्यूब, पराग नलिका। तो पराग नलिका ना वास्तव में क्या होती है कि जो पोलन ट्यूब है वो इंटाइन खुद है। इंटाइन की लेयर जो है ना वो जर्म पोर वाली जगह से रप्चर हुई और इंटाइन की लेयर पूरी की पूरी एक ट्यूब बना लिया। मतलब अंदर इसका जितना भी कंटेंट होगा, है ना, न्यूक्लियस पढ़ेंगे हम, तो वो सभी न्यूक्लियस इस पोलन ट्यूब के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो पोलन ट्यूब बनाने का काम किसका है, क्वेश्चन पूछा जाता है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, कौन सी लेयर के थ्रू, तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इंटाइन रिस्पॉन्सिबल है पोलन ट्यूब बनाने के लिए। लेकिन पोलन ग्रेन के डेहिसेंस के लिए, उसके स्फुटन के लिए कि परागकण कहाँ से स्फुटित होगा, वो जर्म पोर वाली जगह से, ठीक है। इनके स्फुटन में तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी सेलुलोज का डिपोजिशन कम होता है और इधर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है एक्साइन पे, तो दोनों ही चीज़ें हेल्प करती है, एक्साइन और इंटाइन दोनों ही पोलन ग्रेन के डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। लेकिन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन किसके कारण होता है, तो वो केवल इंटाइन के कारण होता है। इस बात को क्लियर रखिएगा, ये दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। पोलन ट्यूब कौन बनाता है और इसके डेहिसेंस के लिए, परागकण के स्फुटन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो जाएगी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इंटाइन का वर्क क्या हो गया कि ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब देखिए भाई, इसको एक बार मैं वापस से सेम बना देती हूँ स्ट्रक्चर, है ना, याद रह जाएगा आप सभी को, याद रहेगा, ये आप बड़े इंटेलिजेंट हो, है ना, इतनी जल्दी कवर कर रहे हैं। देखिए भाई ये हो गया, आपके पूरा बना दिया। अब देखो यहाँ पर माइक्रोस्पोर के अंदर आपको एक सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलता है एंड देन उसका बीच में साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है और ठीक है, ये हो गया आपके साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य हो गया
साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य। इनमें क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये जो न्यूक्लियस है, ये देखिए ये जो न्यूक्लियस होता है ना, वास्तव में ये भी हैप्लॉइड ही होता है, अगुणित केंद्रक होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा कि जिस समय पर बाहर एक्साइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जब टैपेटम के थ्रू एक्साइन का फॉर्मेशन हो रहा है, उस कंडीशन में ये न्यूक्लियस अंदर माइटोसिस कर लेगा। क्या कर लेगा? माइटोसिस कर लेगा, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा कि माइटोसिस हो जाएगा सेम न्यूक्लियस के थ्रू। अब ये क्या होगा कि जो माइटोसिस होता है तो उसमें सबसे पहले तो ये केवल न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। क्या करेगा? न्यूक्लियर डिवीजन, केंद्रक विभाजन करता है, ठीक है ना। क्या करेगा? केंद्रक विभाजन। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई सेल डिवाइड करती है, ठीक है, जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तो उसमें 2 स्टेप होते हैं। पहले तो वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करती है, यानी डीएनए की कॉपी बनाती है। उसके बाद में वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन करती है, साइटोकाइनेसिस करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है इसने कैरियोकाइनेसिस किया, न्यूक्लियर डिवीजन किया, केंद्र का विभाजन हुआ। न्यूक्लियर डिवीजन से यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बनते हैं, एक साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है और एक साइज में छोटा होता है, ठीक है ना। होगा तो वही माइटोसिस ही होगा, ये समसूत्री विभाजन है कि ये भी एन थे, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस कैसा था? हैप्लॉइड था, तो ये भी हैप्लॉइड होगा और एक छोटे साइज का न्यूक्लियस बनेगा जिसको हम जर्म न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे? जर्म न्यूक्लियस। सो जर्म न्यूक्लियस जो है, जनन केंद्रक जो है, ये छोटा होगा साइज में, जबकि बड़े वाले न्यूक्लियस को कहा जाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। एक बात समझिएगा, कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक, जर्म न्यूक्लियस। देखिए जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ना वो साइज में बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है साइज में। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कि ये पोलन ग्रेन है, अब इस पोलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियस बने, माइटोसिस हुआ, आप इसको एंडोमाइटोसिस कह सकते हो, अंतः समसूत्री विभाजन कहा जा सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन किए। न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद ये साइटोकाइनेसिस करेंगे, यानी साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर लेंगे। दोनों न्यूक्लियस जो है वो कहते हैं कि अब हम थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जो है वो ले लेंगे। अब देखो बड़ा है न्यूक्लियस तो ये तो ज़्यादा साइटोप्लाज्म लेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये जो बड़ा न्यूक्लियस है, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ना, ये तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा ले लेता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्मिक जो अमाउंट होगा वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पास ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है, ये इसके पास ज़्यादा चला जाएगा और जर्म न्यूक्लियस जो है इसके पास साइटोप्लाज्म कम रह जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये छोटी सेल हो गई। और यहाँ पर अब बात को समझ के देखिएगा, पहले माइक्रोस्पोर एक अपनी खुद की एक अलग सेल थी, एक अकेली कोशिका थी। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2 सेल्स बन गई है कि जब माइक्रोस्पोर ने डेवलपमेंट किया, लघु बीजाणु का विकास हुआ, तो इसमें 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। पहली तो देखो ये पूरी की पूरी वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव मतलब पोलन ग्रेन की वेजिटेटिव सेल, ठीक है ना, कि पोलन ग्रेन है, अब उसकी स्ट्रक्चर बनाए रखना है तो वेजिटेटिव सेल स्ट्रक्चर बना के रखती है। जैसे आज हमारे हाथ, नाक, कान वगैरह सबकी सेल्स हैं, ये सभी वेजिटेटिव सेल्स हैं हमारी, जिसको सोमेटिक सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही पोलन ग्रेन की ये तो पूरी हो गई वेजिटेटिव सेल और ये उसका हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस, कायिक कोशिका और कायिक केंद्रक। फिर ये हो गया इसकी जर्म सेल और इसके बीच में क्या होगा, इसका जर्म न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखो कभी आपने ऐसा सुना एक सेल के अंदर दूसरी सेल? नहीं सुना, ठीक है ना। एक सेल में दूसरी सेल कहाँ से होएगी? एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, वो मान सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ पर तो 2 सेल्स नजर आ रही है। देखो इसी कारण से जो पोलन ग्रेन होता है ना, पोलन ग्रेन जो है ना, ये देखो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई है कि पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, ठीक है ना। पोलन ग्रेन जो होता है ना वो मेल गैमेट नहीं होता। मेल गैमेट क्यों नहीं होता देखते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पर ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ना, इसका फंक्शन होता है कि केवल पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को डेफिनेट बनाए रखे, कि जब तक परागकण की संरचना बनी है, पोलन ग्रेन अपनी खुद की स्ट्रक्चर बना के रखा है उसने, मतलब डेहिसेंस होने से पहले, ठीक है ना, स्टिग्मा के ऊपर जाने से पहले, तब तक वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसकी स्ट्रक्चर को बना के रखता है।
लेकिन जैसे ही अभी जो अपन ने डायग्राम बनाया था कि भाई पोलन ट्यूब बनेगी, तो पोलन ट्यूब बनेगी तो उसका सारा कंटेंट तो उस पोलन ट्यूब के अंदर आ जाएगा कि भाई न्यूक्लियस है, जर्म सेल है, साइटोप्लाज्म है, ये सब कुछ तो कहाँ आ जाएगा, पोलन ट्यूब में आ जाएगा। तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर तो बची ही नहीं, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर तो बची ही नहीं, तो अब वेजिटेटिव न्यूक्लियस का कार्य खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कायिक केंद्रक वेजिटेटिव न्यूक्लियस का फंक्शन होता है कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को डेफिनेट बनाए रखे बिफोर, ठीक है ना, जब तक जर्मिनेशन नहीं होता पोलन ग्रेन का। जर्मिनेशन हो गया, पोलन ग्रेन फट गया, ठीक है, अब स्फुटन हो ही गया उसका, तो अब कौन सी स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन की, कोई स्ट्रक्चर नहीं बची, ठीक है, तो उस वक्त खत्म हो जाएगा काम। जैसे ही इसका कार्य खत्म होता है तो जर्म न्यूक्लियस अपना काम शुरू करता है, मतलब पूरी की पूरी जर्म सेल, ठीक है, ये पूरा का पूरा मार्जिन कितना है, जर्म सेल का है। तो अब क्या होगा कि जो पोलन ट्यूब होती है ना, ये जो पोलन ट्यूब है इसके अंदर ये पोलन, यहाँ पर देखिएगा अच्छे से कि सपोज करो कि ये आ गए पोलन ट्यूब बन रही है, ठीक है। अब इस पोलन ट्यूब के अंदर जो है आगे आगे तो चलेगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है ना, जिसका कोई फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका तो डाइसेंस हो ही गया है पूरे के पूरे पोलन ग्रेन का, तो अब इसका काम नहीं बचा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो जर्म सेल ऊपर आ रही है, ठीक है, जो जर्म सेल ऊपर आ रही है, ये अंदर पोलन ट्यूब के अंदर माइटोसिस करके, ठीक है ना, अच्छे से सुनना, जर्म सेल जो होती है वो पोलन ट्यूब के अंदर पराग नलिका के अंदर माइटोसिस कर लेगी, समसूत्री विभाजन कर लेगी और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। मतलब खुद जर्म सेल एन है, इसने पोलन ट्यूब के अंदर एंडोमाइटोसिस किया, अंतः समसूत्री विभाजन किया और 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाई, ठीक है ना, 2 अगुणित कोशिका का निर्माण किया, 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन किया। अब ये जो 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है ना, यहाँ देख रहे हो आप, ठीक है, तो ये जो हैप्लॉइड सेल्स है ना, ये क्या है, अब मेल गैमेट, ठीक है ना, क्या है, मेल गैमेट्स यानी नर युग्मक, ठीक है, ये क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। तो सोच के देखो कि जो मेल गैमेट है वो तो पोलन ट्यूब में बना, जर्म सेल के थ्रू बना, एंडोमाइटोसिस हुआ, अंतः समसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि पूरा का पूरा पोलन ग्रेन, ठीक है ना, पूरा का पूरा पोलन ग्रेन एक मेल गैमेट नहीं होता, इसीलिए पोलन ग्रेन को कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, दिस इज मेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं इसको, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मक नहीं है ये एक नर युग्मकोद्भिद है, दिस इज मेल गैमेटोफाइट नॉट मेल गैमेट। आप बोलोगे पहले इसको माइक्रोस्पोर नाम दिया, फिर इसको पोलन ग्रेन नाम दिया, अब कह रहे हो इसको मेल गैमेटोफाइट है तो है, क्या करें, ठीक है, पहले माइक्रोस्पोर था, इसमें वॉल्स बन गई तो ये क्या बन गया, पोलन ग्रेन कहलाने लग गया, पोलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। देखो नाम से समझिएगा, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट को बनाने वाला, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्म का उद्भव करने वाला, उसको बनाने वाला। तो जिसके अंदर, जो पोलन ग्रेन के अंदर जो जर्म सेल है ना, वो पोलन ट्यूब में जाकर मेल गैमेट्स को बनाएंगी, समझे बात। तो मेल गैमेटोफाइट अलग स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, मेल गैमेट अलग स्ट्रक्चर है। मेल गैमेट जर्म सेल से बन रहे हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन अपने आप में ये स्ट्रक्चर हो गई, क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, एंड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, तो देखिए जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, तो पोलन ग्रेन है ये तो ठीक है कि क्या है, अब इनका पॉलिनेशन होगा तो ये एंथर से निकल के जो है वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होंगे, फीमेल गैमेट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो फीमेल गैमेट पर ध्यान रखिएगा कि जो फीमेल पार्ट है, जो उसकी स्टिग्मा है, उस पर पोलन ग्रेन के ट्रांसफर को कहते हैं पॉलिनेशन, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं कि पोलन ग्रेन जो है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, किसमें, प्रजनन में सहायता करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए।
लेकिन क्या इसका हमारे लिए भी कोई सिग्निफिकेंस है क्या? मतलब क्या रिप्रोडक्शन के अलावा पोलन ग्रेन का और भी कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं है? देखिए एक बात समझिएगा, जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, इनको स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है ना। पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके भी रखा जा सकता है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन करवाना हो, डिफरेंट प्लांट्स में करवाना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए जैसे हम सीड स्टोर करके रखते हैं ना, कि समय समय पर अपन अपने खेतों के अंदर जो है वो नए नए प्लांट उगा सके, तो है ना, तो सीड की वाइटलिटी के अकॉर्डिंग हम सीड को स्टोर करके रखते हैं, बीजों को सुरक्षित रखते हैं। उसी प्रकार से पोलन ग्रेन को भी स्टोर किया जाता है। तो देखिए पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है पोलन बैंक में, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन आ सकती है आपकी, पोलन बैंक। व्हाट इज पोलन बैंक? देखिए पोलन बैंक में क्या किया जाएगा कि एट 196 डिग्री सेंटीग्रेड इन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर 196 डिग्री माइनस 196 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है, उनको स्टोर किया जाता है, और इसे ही कहा जाता है पोलन बैंक। मतलब जहां उसे स्टोर कर रहे हैं ना, उसे क्या कहा जाएगा? पोलन बैंक। तो पोलन बैंक को जो है ना, जब रिप्रोडक्शन के अंदर पोलन ग्रेन्स को कि रिप्रोडक्शन में यूज आ सकेंगे, उसके लिए इन्हें स्टोर करके रखा जाता है, और वो जगह जो है वो क्या कहलाती है? पोलन बैंक कहलाती है। जैसे ब्लड बैंक होता है ना, ब्लड स्टोर करके रखते हैं कि जब काम आएगी, जो है ना, ज़रूरत होगी तो काम में ले लेंगे, उसी तरीके से पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। अब एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, अब इनमें भी जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है ना, इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनके ऊपर एक चिपचिपा सा एक स्टिकी मटेरियल पाया जाता है जो टैपेटम ही सिक्रीट करती है, ठीक है ना। तो टैपेटम जब नष्ट हो रही होती है, तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं पोलन ग्रेन, जो केवल इंसेक्ट से ही पॉलिनेटेड होंगे, कीट परागित परागकण, उनके ऊपर पोलन किट पाया जाता है। क्या होता है? पोलन किट, ठीक है। पोलन किट जो है ये एक स्टिकी मटेरियल होता है, ठीक है ना, एक स्टिकी मटेरियल होता है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। तो पहली बात तो कि इसके अंदर क्या होगी कि भाई फ्रेग्रेंस पाई जाएगी बहुत ज़्यादा। दूसरा, ये एक स्टिकी मटेरियल होगा तो अट्रैक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है ना, अट्रैक्शन टू द इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में काम करेंगे कि इंसेक्ट जो है ना, इसकी फ्रेग्रेंस से और इसकी जो है ना, जो चमक होती है इसकी, ठीक है ना, शाइनिंग जो होती है, जैसे कैलोट्रोपिस में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पोलन किट जो है वो पाया जाता है इनमें। एक चिपचिपा सा स्टिकी मटेरियल होता है, ध्यान रखना, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, फ्रेग्रेंस होती है इसके अंदर और चमक भी होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना, तो शाइनिंग है तो उसके कारण ये अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये प्लांट्स को जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना, पूरे पोलन ग्रेन को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेडिएशन, ठीक है, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेंगे, इनका कलर अच्छा होगा, ठीक है ना, चमकीले होते हैं, खुशबूदार होते हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट को। साथ साथ में पोलन ग्रेन को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट भी करेंगे। केवल इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में पाया जाएगा, ठीक है ना, इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स में ये पाया जाता है, ताकि वो इंसेक्ट के पैरों से चिपक जाए, हाथ पैरों से, ताकि आसानी से पोलन जो है, पॉलिनेशन जो है वो हो सकेगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पोलन किट क्या होता है। अब एक विशेष बात और समझो, जैसे कैलोट्रोपिस जो है, जो आँख का पौधा है, ठीक है ना, कैलोट्रोपिस का जो प्लांट होता है, इनमें एक विशेष चीज़ है कि कभी कभी क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बंद होते हैं, ठीक है ना, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बंद होते हैं, देखिए, इंसेक्ट पॉलिनेटेड या फिर हम कहें कैलोट्रोपिस के अंदर, अधिकतर कैलोट्रोपिस में आपको देखने को मिलेगा कि जो पोलन ग्रेन है
वो आपको ये जो आप देख रहे हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका ग्रुप होता है पूरा और वो स्टोर रहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से तो अच्छे से समझिएगा कि ये पोलन ग्रेन्स जो हो गए ये इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में बंद है। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरी बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको तो अपन कहते हैं पोलिनियम। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे आते हैं कि व्हाट इज पोलन किट, व्हाट इज पोलिनियम क्या होता है, पॉलीस्पोरी क्या होती है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान रखना कि ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसे तो कहा जाता है पोलिनियम। ठीक है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं और ये बंद होंगे ये। ठीक है, ये पोलिनियम है एंड ये एक सेकंड पोलिनियम हो गई। तो ये पोलिनियम्स हैं और इसके अंदर पोलन ग्रेन पाए जा रहे हैं, पोलन ग्रेन पाए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात देखो, ये जो दो पोलिनियम है, ठीक है ना, ये एक होगी दूसरी हो गई, तो दो पोलिनियम जो होते हैं ना ये बारी बारी से अटैच होते हैं। जैसे कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है कॉर्डिकल। ठीक है ना, कॉर्डिकल। तो दो पोलिनियम मतलब हर एक पोलिनियम के पास अपना एक कॉर्डिकल होता है। क्या होता है, कॉर्डिकल। और ये कॉर्डिकल जो है ये आप सिंगल एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलग अलग नहीं है ये। और ये जो दोनों कॉर्डिकल्स जो होते हैं ये दोनों पोलिनियम को अटैच करते हैं कॉर्पस्कुलम से, इसको अपन कहते हैं कॉर्पस्कुलम। तो कॉर्पस्कुलम एक कॉर्पस्कुलम है, उससे दो कॉर्डिकल है, दो कॉर्डिकल अटैच है और दो पोलिनियम दो कॉर्डिकल से अटैच हो रखी है। ठीक है ना, तो देखो वन कॉर्पस्कुलम, टू कॉर्डिकल एंड टू पोलिनियम, इन सभी को मिलाकर कहा जाता है ट्रांसलेटर एपरेटस। ठीक है ना, क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर एपरेटस। तो ट्रांसलेटर एपरेटस क्या हो गया, ट्रांसलेटर एपरेटस हो गया वन कॉर्पस्कुलम प्लस टू कॉर्डिकल, ठीक है ना, प्लस टू पोलिनियम। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं को मिला के क्या कहा जाता है, ट्रांसलेटर एपरेटस। ठीक है ना, ट्रांसलेटर यंत्र कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पोलिनियम क्या है। तो देखो पोलिनियम केवल ये इतनी सी स्ट्रक्चर है जिसमें पोलन ग्रेन्स बंद हो रखे हैं। पोलिनियम कॉर्डिकल से अटैच है एंड कॉर्डिकल दो पोलिनियम एक कॉर्पस्कुलम से अटैच है, ये ध्यान रखना। और इस पूरे को मिला के अपन ट्रांसलेटर एपरेटस कहते हैं। ठीक है, ये एक आएगी आपके। लास्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा, पॉलीस्पोरी। ठीक है ना, एक छोटी सी डेफिनेशन आती है आपके पॉलीस्पोरी, अच्छे से समझना। देखिए कल जो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोर बनते हैं, बहुबीजाणुकता कहते हैं अपन इसको। एक बात को समझिएगा, कल मैंने आपको बताया था कि एक बार में 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है ना, उसको अपन माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्टक कहा जाता है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो टेट्राड होते हैं ना उसके अंदर आपको 4 से ज़्यादा माइक्रोस्पोर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, क्या मिलेंगे, 4 से ज़्यादा माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और दूसरी बात कि ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। ठीक है ना, ये जो 4 से ज़्यादा हैं ये क्या होंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो जब अलग नहीं होंगे और हमेशा 4 से ज़्यादा साथ में पाए जाएंगे तो अपन को टेट्राड तो बोल नहीं सकते। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये अलग नहीं हो रहे हैं तो उसको कहेंगे पॉलीस्पोरी। व्हेन more than 4 microspores are present in the microspore tetrad। ठीक है ना, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीस्पोरी, बहुबीजाणुकता की। लघु बीजाणु चतुष्टक में चतुष्टक है लेकिन उसमें 4 से ज़्यादा अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में उसे क्या कहा जाएगा, बहुबीजाणुकता। ऐसे प्रोसेस को कहा जाएगा बहुबीजाणुकता। ठीक है ना, ये एक फिनोमिनन है, ध्यान रखिएगा। तो पोलन ग्रेन क्या होता है, माइक्रोस्पोर क्या होता है, पोलन ग्रेन को कहाँ स्टोर किया जाता है। ठीक है, कल पोलन ग्रेन के यूजफुल एस्पेक्ट के बारे में भी देखेंगे और हार्मफुल एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पोलिनियम क्या चीज़ है,
ट्रांसलेटर एपरेटस क्या होता है, पोलन किट क्या होता है, एंड लास्ट पोलिस्पोरी क्या होता है, पॉलीस्पोरी क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अगर इसमें कोई भी डाउट आता है आप तो ज़रूर पूछ सकते हैं ना, हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप टाइप करके बता सकते हैं कि क्या आपका क्वेश्चन है। बाकी आप लोग जो है इस चैप्टर को मैं बता रही हूँ रेगुलर आप लोग करते रहिए, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।